आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में जाना और प्रत्यय के प्रथम भेद के बारे में जाना और उसके उपभेदों के बारे में जाना कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। तो कृत प्रत्यय में हमने जाना था प्यारे बच्चों कि कृत का मतलब अर्थात क्रिया या उसके जो मूल रूप होता है, धातु के जो अंत में प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो आज हम उसी प्रत्यय का जो दूसरा भेद, प्रत्यय के भेद की बात करेंगे, दूसरे भेद की। तो दूसरा भेद मैंने बताया था आप लोगों को, तद्धित प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? देखिए, कृत प्रत्यय के अंदर हमने जाना था कि कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। अर्थात ये किसी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ेंगे या फिर किसी सर्वनाम शब्द के अंत में जुड़ेंगे या किसी विशेषण शब्द के अंत में जुड़ेंगे। अब बात यहाँ एक ये आती है प्यारे बच्चों कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कृत प्रत्यय भी होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। कृत प्रत्यय भी होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे सर ये कृत प्रत्यय कहें या इसको तद्धित प्रत्यय कहें, तो आपको ये याद रखना है या ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि उससे किसी शब्द का जो निर्माण हो रहा है वो क्रिया शब्द का निर्माण हो रहा है या फिर किसी संज्ञा शब्द का निर्माण हो रहा है या किसी सर्वनाम शब्द का निर्माण हो रहा है या किसी विशेषण शब्द का निर्माण हो रहा है। अब वो भले ही दोनों सेम हों, वो कृत प्रत्यय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिया के अंत में लगा हुआ है। लेकिन वो अगर किसी संज्ञा शब्द के अंत में लगा हुआ है या किसी सर्वनाम शब्द के अंत में लगा हुआ है या विशेषण शब्द के अंत में लगा हुआ है, तो बाद में उसको हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो ये बात आपको अभी क्लियर कर लेनी है। ये कोई डाउट, बिल्कुल शंका नहीं रखनी है अपने मन में कि उसको हम कृत प्रत्यय कहें या तद्धित प्रत्यय कहें। अर्थात वो क्रिया शब्द का जब निर्माण कर रहा है वो प्रत्यय जुड़ने के बाद में, तो वो क्या है? कृत प्रत्यय। और अगर वो किसी संज्ञा शब्द का निर्माण कर रहा है या सर्वनाम शब्द का या विशेषण का, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय ही कहेंगे। अब हम इसके भेदों की बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके मुख्य रूप से 8 भेद बताए गए हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय के ये भेद होते हैं, तो इसलिए ये उपभेद भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वही बात करेंगे कि कृत्री अर्थात कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। कृत्रिवाचक, अब कृत्री का मतलब कर्ता का निर्माण करने वाले। इस प्रत्यय से किसी कार्य को करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, अर्थात ये किसी कर्ता का बोध करवाते हैं। तो जैसे आर शब्दांश, आर एक ऐसा प्रत्यय है जो जो तद्धित प्रत्यय है उसका निर्माण करते हैं। जैसे सुनार, सोना प्लस आर सुनार, लोहा प्लस आर लोहार, और कुम्हार तो इस प्रकार से हमने देखा, या कहार,
तो ये सुनार है, लुहार है, कुम्हार है और कहार है, ये क्या है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि सोना एक क्या है? सोना इसके अंदर क्या है? एक पदार्थ है, पदार्थ का इसका मतलब संज्ञा है। लोहा है तो वो भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कुंभ अर्थात घड़ा है, घड़ा बनाने वाला कौन है? कुंभकार अर्थात कुम्हार है। कहार, कहार यानी कि जो कहन, वो कहार होते थे, वो जो डोली उठाने का काम करते थे, तो वो कहना या कुछ ऐसे मतलब डोली उठाने का कार्य करते थे, उसको कहार बोलते थे। तो वो काम करने वाले, अब इसका मतलब ये सारे क्या हैं? एक कृत्रिम तद्धित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है। कौन सा? आर। तो इसलिए इसको हम, इस आर शब्द को क्या, या शब्दांश को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम तद्धित प्रत्यय, कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर हमने पढ़ा था कि आर एक ऐसा शब्दांश है जो क्या है? कर्ता शब्द का निर्माण करता है और वो किसी संज्ञा शब्द के आगे जुड़ रहा है। जैसे सुनार है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल शब्द है क्या है? वो सोना है और आर है अर्थात सुनार। लुहार शब्द के अंदर मैंने बताया था लोहा प्लस आर है, ठीक है। इसके अंदर कुंभ शब्द है, आर है। तो कुंभ, सोना, कुंभ और लोहा, ये सारे शब्द क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द होने के कारण इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये तद्धित प्रत्यय हैं। अब कर्तृवाचक अर्थात कार्य करने वाले का बोध करवा रहे हैं कि सोने का काम करने वाला कौन है? सुनार। लोहे का काम करने वाला कौन है? लोहार। और कुंभ का अर्थात घड़ा बनाने वाला कौन है? कुंभकार। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये क्या है? कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अब आगे हम बात करेंगे ईया। ईया भी एक ऐसा शब्दांश है, एक ऐसा प्रत्यय है जिससे भी क्या हो रहा है? किसी कर्ता का बोध करवाते हैं। जैसे दुखिया, दुख प्लस ईया, दुखिया। फिर दूसरा है सुखिया, सुख प्लस ईया, सुखिया। फिर मुखिया, मुख प्लस ईया, मुखिया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इसके अंदर क्या है? ईया प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें दुख है, इसमें सुख है, इसमें मुख है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? ईया भी क्या है? एक तद्धित प्रत्यय है। अब दुख, सुख और मुख ये सब क्या है? संज्ञा। तो इस प्रकार से हमने जाना। फिर है ई। तो ई से, ई भी क्या है? एक तद्धित प्रत्यय। जैसे तेल प्लस ई क्या बन गया? तेली। खेत प्लस, खेल नहीं, खेत, खेत प्लस ए क्या बन गया? खेती। और मेल प्लस ई क्या बन गया? मेली। तो तेली, खेती और मेली। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है आगे वाला, पान वाला, दूध वाला, चाय वाला। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके अंदर हम वाला शब्द जोड़ करके या शब्दांश जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो तद्धित प्रत्यय का जो भेद था, कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय, उसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको समझा। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट भाववाचक तद्धित प्रत्यय। सेकंड जो इसका भेद है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
तो देखिए प्यारे बच्चों, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि इनके अंदर जैसे ही ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कृत्यवाचक में भी हमने जाना था, संस्कृत के जो क्या नाम है वो प्रत्यय पढ़े थे, उसके अंदर भी हमने देखा था कि वो भी क्या कर रहे थे, भाव का बोध करवा रहे थे। यानी कि भाव का जहाँ पर बोध होता है किसी संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ करके वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसके अंदर जैसे पहला प्रत्यय बताया गया है आपा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा क्या बन गया, बुढ़ापा। दूसरा बताया है मोटापा, मोटा प्लस आपा तो क्या बन गया, मोटापा। पूजापा, पूजा प्लस आपा क्या बन गया, पूजापा। तो इस प्रकार से ये जो आपा है वो किस शब्द का निर्माण कर रहा है, बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा, ये कौन से भाव का बोध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये कौन से हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। दूसरा है आई। अब आई कृत प्रत्यय के अंदर भी आया था और इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन हम वहाँ देख रहे थे कि उसके अंदर एक संज्ञा शब्द का निर्माण नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, एक क्रिया शब्द का निर्माण कर रहा था। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ही ये किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण का बोध करवाएगा या उसका रूप बनाएगा। जैसे भला प्लस आई क्या बना, भलाई। तो एक ये संज्ञा शब्द बन गई भलाई। फिर है बुराई, बुरा, बुराई अर्थात एक विशेषण का बोध करवा रहा है, किसी का उसके गुण का बोध करवा रहा है, तो ये बुराई। फिर चतुर प्लस आई क्या बन गया, चतुराई। तो भलाई, बुराई और चतुराई ये शब्द भाव का बोध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आई को क्या कहेंगे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। आगे हम बात करेंगे आहट। एक शब्दांश है आहट प्रत्यय। तो चिकनाहट, चिकनाहट, चिकनाहट। अब चिकना प्लस आहट चिकनाहट। हकलाहट, हकलाहट, हकलाना एक कृतरी भी है, और हकल, हकला, हकला, हकला हकला करके जैसे अटक अटक करके बोलता है तो वो क्या है, हकला, हकलाना होता है। और यहाँ उसके अंदर क्या हो गया, आहट, तो उसके अंदर शब्द का निर्माण हो गया अकलाहट, हकलाहट, तो भाव का बोध करवा रहा है। फिर है कड़वाहट, कड़वाहट यानी कि कड़वा प्लस आहट तो कड़वाहट। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये क्या है, आहट शब्दांश भी क्या है, एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। फिर है ई, ई गरम प्लस ई क्या बन गया, गर्मी। सर्द प्लस ई क्या बन गया, सर्दी। खेत प्लस ई क्या बन गया, खेती। और चोर प्लस ई क्या बन गया, चोरी। तो इस प्रकार से ये जो शब्दों की रचना हुई है वो ई प्रत्यय से हुई है। तो इसको ई, आहट, आई, आपा कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हमने जाना कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे इसके भेद की बात है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा जो भेद होता है वो होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय तीसरा जो भेद है वो होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए प्यारे बच्चों कि तद्धित
जो प्रत्यय होते हैं इसके अंदर जो गुणवाचक की बात करेंगे, यानी कि गुण का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, भूख प्लस आ क्या हो गया? भूखा। तो गुण हो गया कि उसके अंदर क्या है? भूखा है वो। फिर प्यास प्लस आ क्या बन गया? प्यासा। ठीक है। प्यार प्लस आ क्या बन गया? प्यारा। तो भूखा, प्यासा और प्यारा, ये शब्द क्या करवा रहे हैं? हमें गुण का बोध करवा रहे हैं। इसलिए जो आ प्रत्यय है उसको हम ये कहेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट बात करेंगे ई। ई, अब ई उसके अंदर भी आया, ई इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि गुण का बोध करवा रहा है ये। जैसे धन प्लस ई क्या हो गया? धनी, कि धनवान है, यानी कि जिसके पास में पैसे हैं वो कौन है? धनी है। फिर लोभ प्लस ई क्या हो गया? लोभी। तो इसके अंदर लोभ का गुण आ रहा है। ठीक है। फिर क्रोध प्लस ई क्या हो गया? क्रोधी। तो ये क्रोधी, लोभी, धनी, ये क्या है? किसी के अंदर गुण या अवगुण होते हैं, तो इनको गुण या अवगुण जिनमें आते हैं वो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है इला। इला, रंग प्लस इला क्या हो गया? रंगीला। रंगीला शब्द है वो किससे बना है? इला प्रत्यय से बना है। फिर हो गया सजीला। सजीला, रंगीला, सजीला और गर्वीला। गर्व जिस पर किया जा सके वो हो गया पथरीला। पथरीला, पत्थर, जहरीला आदि ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको। तो रंगीला, सजीला, गर्वीला, पथरीला, चमकीला, चमक प्लस इला, तो वो भी क्या बन गया? चमकीला। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? इला भी क्या है? एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। फिर है नेक्स्ट लू। ये भी इसका देखेंगे किसी शब्द के अंत में, जैसे दया शब्द है, दया शब्द के अंत में हमने लगा दिया लू, क्या बन गया? दयालु। यानी कि जो दया करता है, वो जिसके अंदर दया का गुण है वो क्या है? दयालु। फिर कृपालु, कृपा करने वाला, कृपालु। दयालु जिसके अंदर गुण है, कृपा का गुण है। फिर श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आ, श्रद्धा, सॉरी श्रद्धा। तो ये कृपालु, कृपालु, श्रद्धालु, दयालु, ऐसे लू है, इला है, ई है, आ है, ये सब क्या हैं? एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तो इस उदाहरणों के द्वारा हमने जाना कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके बुक के अंदर बहुत सारे और भी उदाहरण दे रखे हैं, उनको अच्छे से आप पढ़ें और उनको अच्छे से आप देखें और उसके बाद में इस चीज़ को ग्रहण करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जो फोर्थ बताया गया है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले, यानी कि स्थान का बोध कराने वाले जिन शब्दों के अंत में अगर कोई प्रत्यय लग जाता है और वो उस स्थान का बोध करवाता है तो बाद में क्या बन जाता है? वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाता है। जैसे कलकत्ता शब्द है, कलकत्ता, कलकत्ता, और उसके अंदर हमने अंत में उसके आगे जोड़ दिया इया, तो क्या बन गया? कलकतिया, 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 यानी कि कलकत्ता का जो रहने वाला है या कोई वो वहाँ की चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे? कलकतिया। फिर इसके अंदर नागपुरिया, नागपुर प्लस इया क्या बन गया? नागपुरिया। ठीक है। तो
तो इस प्रकार से कलकतिया है, नागपुरिया है या कानपुरिया, ये क्या करवा रहे हैं? कलकतिया कलकत्ता का बोध करवा रहा है, नागपुरिया नागपुर का बोध करवा रहा है, कानपुरिया कानपुर का बोध करवा रहा है। इसका मतलब स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय है ये। एक और है इसके अंदर ई, जैसे पंजाब प्लस ई क्या बन गया? पंजाबी, यानी कि जो पंजाब का है वो पंजाबी। ठीक है। फिर बंगाली, बंगाल प्लस ई तो क्या बन गया है वो? बंगाली। राजस्थान प्लस ई राजस्थानी। तो पंजाब का है वो पंजाबी, बंगाल का वो बंगाली और राजस्थान का वो राजस्थानी। तो इस पंजाबी, बंगाली और राजस्थानी से हमें बोध हो रहा है कि इसका स्थान का बोध हो रहा है, पंजाब, बंगाल और राजस्थान। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वे तद्धित प्रत्यय या वे प्रत्यय जो किसी स्थान का बोध करवाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय।